All right, all right, all right, all right. So, hello, 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 hello. I was late. 2 मिनट लेट हो गए, सॉरी. ओके 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 ओके. अपर्णा, ये आपने डीपी पे कुछ लगाया है कि मुझे सेंड किया था? कुछ सेंड किया था क्या? सेलिब्रेशन टाइप समथिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके. आई थिंक देन कुछ चैट में होगा ऑप्शन, सेंड किया होगा. नहीं नहीं नहीं, वो सेलिब्रेशंस का था, सेलिब्रेशंस का था. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो कल कल हम लोग ने जाना था कि भैया कैसे वैगनर साहब, सबसे पहले टेलर ने क्या टेलर दिया. सबसे पहले टेलर ने क्या बात बोली. हाँ हाँ, पता नहीं. अरे सबसे पहले टेलर साहब ने बोला कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन उसका वो लोग रीजन सही से नहीं बता पाए थे. टेलर साहब उसका रीजन नहीं बता पाए थे. कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून का. तो ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, लेकिन उनका जो आइडिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, वो आगे जाके पॉपुलर हो गया. वो ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ गया. अब क्या किया, वेगनर साहब आते हैं 2-3 साल बाद, ये अपनी थ्योरी देते हैं और उसमें ये कहते हैं, देखो ये क्या थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे. तो इनका काम था कि जो क्लाइमेटिक एविडेंसेस हैं उसको फाइंड करें. और उसको फाइंड करते करते उन्होंने एक प्रमाण निकाला, उन्होंने एक सब्सटेंस निकाला कि भैया ये जो हमें सब रॉक्स मिल रहे हैं, हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, ये कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न शो कर रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे. इन सब का मिलना और ऐसे सीक्वेंस में मिलना, तो अगर इनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो लगता है कि यार ये एक ही सिस्टम का पार्ट रहे हैं, कभी ना कभी एक ही सिस्टम का पार्ट रहे. तो ये एक बहुत ही यूनिक बात सामने आई. और मजे की बात ये, इन्होंने एविडेंस भी अच्छे अच्छे दिए. इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट था, क्लाइमेट की स्टडी करी इन्होंने, उसके एविडेंस दिए. तो आई थिंक आज हम लोग को एविडेंसेस पढ़ रहे हैं, है ना? आज हम लोग को एविडेंसेस पढ़ रहे हैं. कल इसी पे आई थिंक मैंने रोका था शायद. एविडेंसेस पे बात हो रही थी, एविडेंसेस पे बात हो रही थी. और फॉसिल्स पे आई थिंक बताना है. कुछ हुए, ओके. फॉसिल्स में मैंने कहा था बताएंगे. फॉसिल्स, ऑल राइट, ठीक है. सो फॉसिल्स पे आपको लेक्चर देना है मुझे. ऑल राइट. दीपा, सारा फोल्डर में वीडियो थी ना? वीडियो एक बार देखना, जब जहां पे कुछ लगे तो हमें बताइएगा, जब भी आप देखना, ठीक है? ठीक, कूल. सो स्ट्रक्चरल फिट तक आई थिंक हो गया था. आज फॉसिल्स के एविडेंस बताने. तो फर्स्ट जिग्सॉ फिट, सेकंड स्ट्रक्चरल फिट वाला देख लिया था, किस तरीके से बोर्बोरीमा प्लेटू और इधर गोल्ड वेन्स और सब कॉमन है. घाना, नाइजीरिया, फूटा जलौन, इन सब में देख लिया था. लोमा माउंटेन्स, दिस वी हैव डन. ओके, अब जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, लिटरली बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है. तो ठीक है, चलिए, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ. थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको लिखिए. थर्ड पॉइंट, फॉसिल्स एविडेंसेस. ये बहुत जबरदस्त चीज थी, फॉसिल्स एविडेंसेस. सो बिफोर वेगनर गेव हिज थ्योरी,
before Wegener before Wegener gave his theory, others had already mapped the distribution of various prehistoric fossils. Before Wegener gave his theory, others had already mapped the distribution of various prehistoric fossils. लोगों ने पहले ही सही जो फॉसिल्स पाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे उसको डिस्कवर किया हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन सबको आपस में कनेक्ट किया, एक मीनिंग इन्होंने निकाला था सबका। इस पॉइंट को लिखिए जरा, द पिक्यूलियर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम आपको बताते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, पहले लिखो अभी। द पिक्यूलियर distribution was not explained by others, but Wegener gave a convincing explanation that became the evidence of his theory. नेक्स्ट पॉइंट पहले लिख लो, फिर एक डायग्राम बनाना है आप लोगों को, मेन डायग्राम है वो। The mystery of fossil distribution. The mystery of fossil distribution was explained by Wegener. He said that the continents were once joined. Continents were once joined, allowing the evolution of life forms. Evolutions of life forms in the particular location. When the continents broke, when the continents broke and drifted away, the fossils remains are now
फाउंड अक्रॉस ओशंस। ये सब लोग लिख लेना तो बताना। दोस्तों अब जो आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूं वो क्या है, ये जो फॉसिल्स है इन्होंने किस चीज को समझाया। सो ऑल राइट, ये पिक आई थिंक विजिबल हो गई होगी मोर और लेस। सो यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। पहले के टाइम पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया सब एक कॉमन पार्ट था, एक कॉमन पार्ट था गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ पे आप देखो साइनोनेथस, साइनोनेथस ये रेप्टाइल, ट्राइएसिक लैंड रेप्टाइल, ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका में इसके यहाँ पे फॉसिल्स मिले, इसके यहाँ पे फॉसिल्स मिले। इंडिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यहाँ पे लिस्टोसॉरस एक रेप्टाइल था, उसके फॉसिल्स मिले। नेक्स्ट मेसोसॉरस, इसका साउथ अमेरिका का ये रीजन और अफ्रीका का ये नीचे वाला रीजन, साउथ अफ्रीका वाला, वहां पे इसके फॉसिल्स मिले। फिर यहाँ पे देखा जाए अगर ग्लोसेप्टोरिस, ये एक फर्न होता है, फर्न ग्लोसेप्टोरिस, तो इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं, इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं अगर बात करी जाए, ये है आपके पूरे के पूरे रीजन में, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में मिला है। यहाँ पे देखो ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इस ग्लेसोप्टोरिस के फॉसिल्स मिले। तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसे ऐसे कैसे मिल गया, आज के टाइम पे तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये सब एक रहे हों। तो लोगों ने अलग अलग फाइंड तो कर लिया था लेकिन कोई एक बैठा नहीं पाया था सिस्टमैटिक तरीके से, ये वेगनर ने किया, ये चीज वेगनर ने करी। तो ऐसा है, इसको जो हम डायग्राम बना रहे हैं वैसे आप बनाने की कोशिश कर लो पहले, उसके बाद ये करना, पहले हम जो बना रहे हैं उसको बना लो सो दैट। अपर्णा प्रीलिम्स का बहुत अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कौन कौन से फॉसिल्स थे, साइनोनेथस, मेसोसॉरस, ग्लिप्टोरसिस और लिस्टोसॉरस। तो नाम पूछ सकता है, ऐसे एज सच पूछेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा डिटेल हो गया। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, वो आप लोग बनाना। तो सबसे पहले मैं इंडिया से शुरू कर रहा हूँ। ये आज के टाइम का मैप है, ये मैप जो है आज के टाइम का है। आज के टाइम, तो यहाँ पे मैं कुछ जो लिख रहा हूँ वे बताते हैं। सी वाई साइनोनेथस, सी वाई, जी एल, जी एल ग्लोसोप्टेरिस जो फर्न था, एम मेसोसॉरस, देखो कुछ ऐसा ही है, साइनोनेथस, साइनोनेथस, फिर ये ग्लोसोप्टेरिस, फिर नीचे मेसोसॉरस, है ना। इसी को मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप लोग। साइनोनेथस इधर मिला था, साइनोनेथस इधर मिला था, ग्लेसेप्टोरिस, मेसोसॉरस, यहाँ पे अब लेस्टोसॉरस, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ग्लेसेप्टोरिस,
ग्लेसोप्टोरिस जीएल, जीएल ग्लेसोप्टोरिस, यहाँ एल, एल, ये बना लो, ये बना लो, यहाँ साइड में लिख लेना क्या क्या किसका मतलब है। जी, जी एल ग्लोसोप्टेरिस, ये क्या है, एक फर्न है, फर्न है। मेसोसोरस, एम, मेसोसोरस, क्या है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल। एल, लिस्टोसोरस, फिर तो आसानी है, सब वही नहीं है, रेप्टाइल्स ही चल रहे हैं। फिर सी वाई, साइनोनाथस, ये मैंने आज के हिसाब से बनाया है, आप लोग को अब वाला भी बनाना है। ये बन जाए तो बताना, वाला बनाने में हेल्प कर दे रहे हम। वाला बनाने में हेल्प करे दे रहे। सो क्या करोगे, अफ्रीका बनाओ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिखाओ, सॉरी साउथ अमेरिका दिखाओ, यहाँ पे इंडिया को ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जैसा बन जाए वैसा बनाओ। यहाँ अंटार्कटिका दिखा दो, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दिखा दो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अब वो बना दो। साइनोनाथस, साइनोनाथस था, फिर ग्लोसोप्टेरिस, फर्न, आई थिंक सब पे था फर्न। एक सेकेंड, पहले वो बना लो, फिर ये इससे बना लेना आप लोग, ठीक है। अब ये देख के बना लो, जब हो जाए तो बताना। और वो पूरा वो ना करना, स्टार्टिंग के इनिशियल्स लिख लेना, सी वाई, सी वाई करके ऐसे करके लिख लेना, से देख के बना लो। ओके ओके ठीक है दीपा, बाद में कर लेना, लेकिन इसको बनाना है सबको, ये एविडेंस, मतलब ये डायनासोर वगैरह ना बनाने चाहना, बस इनिशियल्स लिख लेना कहाँ पे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस हो गया, अब पढ़ना, ठीक है। लिखिए फोर्थ पॉइंट, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियो क्लाइमेटिक मतलब जो पुराने समय का क्लाइमेट है, पैलियो मतलब ओल्ड,
कोल्ड क्लाइमेट, उसका एविडेंस। ये तो यार इनका फोल्टे था। ये तो इन्हीं का फोल्टे था, आप लोग को पता होना चाहिए। वेगनर बाय हिमसेल्फ वाज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट। सो इन्होंने क्या बताया, कीवर्ड यहां पे एक आपको मिलेगा, वेगनर हैड ऑब्जर्व्ड, वेगनर हैड ऑब्जर्व्ड क्लाइमेटिक एनॉमली, क्लाइमेटिक एनॉमली। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस की बात करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में है ये पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, लेकिन इतना डिटेल में नहीं समझा है जितना हम बताएंगे। अगर एनसीईआरटीज देखो, ऐसा है, एनसीईआरटीज पढ़ते रहिएगा। क्लास 11th में जो फिजिकल वाली है उसको जरूर पढ़ना, और जो अपने चैप्टर से रिलेटेड है, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसको कृपा करके जरूर पढ़ लेना आप लोग, समझे। एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है फिजिकल वाली है, उसमें एक किताब, उसको जरूर पढ़ लेना। बहरहाल समझो अब यहाँ पे, हाँ समझो। सो वेगनर हैज ऑब्जर्व्ड क्लाइमेटिक एनॉमली। एनॉमली मतलब क्या होता है? एनॉमली मतलब होता है कि जो चीज होनी चाहिए वो वैसी है नहीं। ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल अलग अलग है। हाँ, वेरिएशन, एनॉमली, वेरिएशन। सो वेगनर हैड ऑब्जर्व्ड क्लाइमेटिक एनॉमली। क्या एनॉमली थी? पहला बात, द नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन्स, द नॉर्दर्न temperate regions have evidences of, have evidences of warm conditions। अरे, आज के टाइम का जो नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन्स है वहां पे वार्म कंडीशंस के एविडेंसेस, लाइक द प्रेजेंस ऑफ कोल फील्ड्स, लाइक द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड फील्ड्स। तो दोस्तों, जो कोल फील्ड्स होती है ना, वो दर्शाती हैं वहां पे वार्म कंडीशन थी, तभी तो वेजिटेशन रही होगी। वेजिटेशन जब दब जाती है तभी तो कोल बनता है। तो ठंडी जगह पे तो इतना वेजिटेशन एज सच भयंकर रही नहीं होगी, इतनी बड़ी बड़ी कोल फील्ड्स बन जाएं। तो यार जबरदस्त बात इन्होंने कर दी। आज के टाइम का जो नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन्स है वहां पे कोल फील्ड कैसे हो गई। दूसरा, द प्रेजेंट डे ट्रॉपिकल रीजन्स, द प्रेजेंट डे ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच के रीजन्स। 23.5 डिग्री होता है, बट 30 तक मान सकते हैं। द प्रेजेंट डे ट्रॉपिकल रीजन्स लैक कोल फील्ड्स। क्या बात है। आज के टाइम के जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पे आपको कोल फील्ड्स नहीं इतना दिखेगी जितना कि टेम्परेट रीजन्स में बड़ी बड़ी और ढेर सारी दिख रही है। तीसरी बात, तीसरी बात, ब्रिटेन, यूएस, कनाडा में काफी कोल फील्ड्स रही हैं। जर्मनी, यूरोप, यही तो इसी चीज ने तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे फ्यूल किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तभी तो वहां पे हो पाया यूरोप में, अमेरिका में फिर अपलाशियन को खूब वो किया गया। यहाँ पे इतना कुछ इन रीजन्स में है ही नहीं, ट्रॉपिकल रीजन्स में एज सच। है भी तो बहुत लेटेस्ट है, आज के टाइम के, पुराने नहीं है, लो क्वालिटी कोल्स है। तीसरी पॉइंट, सम ट्रॉपिकल एरियाज, आज के टाइम के सम ट्रॉपिकल एरियाज, सम ट्रॉपिकल एरियाज लाइक साउथ अफ्रीका, लाइक साउथ अफ्रीका, इसमें भी बात करें तो बेसिकली डरबन, डरबन, एंड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एक जगह है थालचेर, उड़ीसा, हैव ग्लेशिएशन एविडेंसेस। अरे गजब, ट्रॉपिकल रीजन है
और ग्लेशिएशन एविडेंसेस दिख रहे हैं, एंड ग्लेशियल टिलाइट डिपॉजिट्स, ग्लेशियल टिलाइट्स डिपॉजिट, ग्लेशियर के डिपॉजिट बेसिकली। क्या बात है, क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। Some tropical areas like South Africa, Durban, and in parts of India, Talcher, Odisha, have glaciation evidences of and glacial tillets deposit. How it could be possible? कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे जो कोल फील्ड्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है, टिलाइट्स मतलब डिपॉजिट, ग्लेशियल टिलाइट्स उसको बोलते हैं, सो डिपॉजिट्स हैं। ये जो कोल फील्ड्स हैं नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन्स, ये जर्मनी, यही लिख लेना चाहो तो ब्रिटेन, यूएस, यूएस, साइबेरिया काफ़ी है, साइबेरिया, रशिया के पास काफ़ी स्टॉक, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया का तो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। रशिया का एक और रीजन है यूराल्स के पास, यूराल्स के पास बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे कोल। फिर चाइना, चाइना का जो रीजन आता है ऊपर, वहाँ पे भी काफ़ी कोल है। तो ये सब टेम्परेट रीजन्स में आते हैं, हायर लैटिट्यूड्स पे आते हैं, मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स। वहाँ पे इतना कैसे हो गया? तो एक चीज आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए क्या, अगर हम देखें 1 और 2 पॉइंट को, नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन्स हैव एविडेंसेस ऑफ वार्म कंडीशन, प्रेजेंट डे ट्रॉपिकल रीजन्स लैक कोल फील्ड। तो कोल्ड एरियाज हैव वार्म कंडीशन, तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? एनॉमली देखिए, क्लाइमेटिक एनॉमली, क्लाइमेटिक एनॉमली क्या है? 1 और 2 को एक साथ देखो तो cold areas have evidences of warm conditions। तीसरे पॉइंट को देखोगे तो warm areas have evidences of cold conditions ना। सबको समझ में आ गया एनॉमली अच्छे से? इसका मतलब कि कुछ तो बात थी पहले। इस चीज को मैं अगर ऐसे बताऊं कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है आज, सो कोल्ड एरियाज have evidences of warm condition, ये warm areas have evidences of cold conditions। अब इन्होंने क्या बोला वेगनर साहब ने, वो लिखते हैं। वेगनर explained that continents as part of continent as part of Pangea were located in the southern hemisphere। ये आई थिंक मैंने आप लोग को बताया था ये चीज, जब मैं तोड़ रहा था उसको पेंजिया को, मैंने बोला था साउथ में। सो वही चीज है कि
जो पेंजिया और पेंथेल्सा वाला कॉन्सेप्ट जब आई थिंक बता रहे थे, तो बताया था पेंजिया साउथ वर्ल्ड में है. सो वेगनर एक्सप्लेन दैट कॉन्टिनेंट एज पार्ट ऑफ पेंजिया वर लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. द प्रेजेंट डे the present day northern temperate regions the present day northern temperate regions were in आज के टाइम पे जो नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन है दे वर इन ट्रॉपिकल रीजन्स. They were in tropical regions. And tropical areas of today, and tropical areas of today were were near the southern were near the south temperate or polar region. इसका मतलब ये है, अगर मैं आज देखूं तो आज जो ये ट्रॉपिकल रीजन है और जो यहाँ पे टेम्परेट रीजन है, ये उस टाइम पे यहाँ होता. ये इसको मैं यहाँ बैठाऊंगा, ये इसको मैं यहाँ बैठाऊंगा. समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसे कुछ होता. ये बात थी. सो पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस जो दे दिया वेगनर साहब ने, सो the paleoclimatic evidence was the most convincing, आग लगा दी इन्होंने, was the most convincing evidence presented by Wegener. बिल्कुल दीपा, बिल्कुल बिल्कुल. हम्म. बिल्कुल. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ड्राइविंग मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू वेगनर. ड्राइविंग मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू वेगनर. अकॉर्डिंग टू वेगनर. ड्राइविंग मैकेनिज्म समझ रहे हो ना, कि ये कॉन्टिनेंट कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं. सो यहीं पे यार प्रॉब्लम हो जाती है. वेगनर हिमसेल्फ had no credible answer, had no credible answer. He referred to टेलर्स एक्सप्लेनेशन. ये उन्हीं के साथ जाते हैं, ये उन्हीं के साथ जाते हैं. मतलब बेसिकली द मेन फोर्स इनके अकॉर्डिंग, द मेन फोर्स, एक सेकेंड, एक सेकेंड. ये दीपा, दिस वन, और ऊपर. ओके ओके, लिख लो.
बताना हो जाए तो। ओके, सो ड्राइविंग मैकेनिज्म, ये इनके पास खुद कोई जवाब नहीं था, इन्होंने जो टेलर है उन्हीं के एक्सप्लेनेशन पर है। तो मेन फोर्स इनके अकॉर्डिंग, द मेन फोर्स वाज टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून। दूसरा इन्होंने बोला इम्बैलेंस 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 बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी imbalance between center of gravity and center of buoyancy अब ये कोई हमसे कुछ पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही चुपचाप लिख लो। ये पता नहीं कौन सा इनके द्वारा फोर्स है। द मेन फोर्स वाज टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून, द imbalance between center of gravity and center of buoyancy of 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 floating continents, ये इन्होंने बोला। imbalance between center of gravity and center of buoyancy of floating continents, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये खिसक रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेगनर्स ड्राइविंग मैकेनिज्म, इसमें प्रॉब्लम हो गई। वेगनर्स ड्राइविंग मैकेनिज्म was flawed, गलत हो गया, and his theory of drift was discarded. नेक्स्ट साइड हेडिंग मारिए, इन्हीं के थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट लिख लो। मेन ड्रॉबैक्स इसको सही मानना नहीं मानना हम लोग का काम नहीं है, हम लोग का काम है बस पढ़ना। अभी इनमें और इम्प्रूवमेंट लोग करेंगे तो फाइनल हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आएगी। लेकिन कंट्रीब्यूशन हम लोग झुटला नहीं सकते हैं ना, हम लोग कंट्रीब्यूशन झुटला नहीं सकते हैं, तो ये बात है। देखिए मेन ड्रॉबैक्स, इसीलिए हम इतना लिखाए दे रहे हैं। कोई भी अगर ना समझ में आए, अभी आप लोग अपने से नोट्स पढ़िएगा, क्लास खत्म होते ही जैसे आपको सहूलियत हो नोट्स जरूर पढ़ा करिए, सब चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स आपके बहुत जबरदस्त बन गए। मेन ड्रॉबैक्स क्या हैं? चार बातें। पहली बात, सियाल फ्लोटिंग ओवर सीमा concept is incorrect. Next, the driving mechanism is incorrect. Next, the continent fit concept is not convincing. For all parts of the world. सही बात है, हर जगह थोड़ी ना ये चीज लग सकती है। For all parts
ऑफ द वर्ल्ड। सी, सुनने में तो बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है कि सारी चीजें जुड़ जाएंगी तो एक पर्टिकुलर लैंड फॉर्म हमें मतलब लैंड मिल जाएगा, बड़ा सा कॉन्टिनेंट मिल जाएगा, लेकिन इन रियलिटी सबको जोड़ोगे तो ऐसा नहीं है। कहीं पे एक्सेस है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, बट मोर और लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है ये चीज हो गई है, ऐसे लैंडफॉर्म आ गए। तो continent fit concept is not convincing for all parts of the world. It doesn't throw much light on on what happened before the carboniferous times ना। ये हम लोग ने पॉइंट पहले भी देखा था। इन्होंने नहीं बताया कार्बोनिफेरस टाइम्स के पहले क्या सिस्टम था। टाइम्स लिखा है TIMES। It doesn't throw much light on what happened before the carboniferous time and how was Pangea formed and how was Pangea formed, नहीं बता पाए, नहीं बता पाए। सो विद दिस आपकी थ्योरी हो गई है अच्छे से वेगनर की समाप्त। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। राइट, मतलब आपको फ्लॉस पता चल गए, ड्रॉबैक्स पता चल गए। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग लेक्चर का जो, अब ये अभी तक थोड़ा हिस्टोरिकल था, एक बैकग्राउंड बताया कि कैसे क्या पहले थ्योरी डेवलप हुई। सो प्लेट टेक्टोनिक्स दोस्तों एक झटके में नहीं आ गई है, इस चीज को समझिएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स एक झटके में नहीं आ गई कि हम लोग कहें कि तुरंत आगे, नहीं, उससे पहले काफी डेवलपमेंट हुए हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने को वही फोकस करनी है थ्योरीज जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जितना कंटेंट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। अगर आप किताब भी उठाओगे सविंदर सिंह और इनकी मतलब कई थ्योरीज लोगों ने दी है, हमने तो आपको बस टेलर और वेगनर बोला है मुंह से। किताब में देखने जाओगे तो मतलब बेइंतहा है। उसी में देख लो अपना जो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ लेते, उसमें अगर देखने जाओगे कितने ढेर सारे मॉडल हैं, किसके किसके हैं। सब नहीं पढ़ना है, बहुत ही अपने को यहाँ पे सीमित होना, अपने को रोकना है। हाँ, तो सविंदर सिंह में काफी नेम्स वगैरह थे, तो अपने को क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टेक अवेज लेने हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है सिस्टम। अच्छा, अब ये सारी बात हो गई टेलर और वेगनर की, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सामने आ गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये लोग फेल कर जा रहे थे ड्राइविंग मैकेनिज्म पे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इसको जो अब हम लोग पढ़ेंगे तो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। एक है कन्वेक्टिव सेल्स, जो कि आर्थर होम्स ने कॉन्सेप्ट दिया। कन्वेक्टिव सेल्स जो कि आर्थर होम्स ने कॉन्सेप्ट दिया, वो देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस का कॉन्सेप्ट, हैरी हेस का कॉन्सेप्ट। तो हाँ, कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर जो मूवमेंट पे फेल हो रहे थे, मूवमेंट कैसे मूव हो रही है प्लेट्स, ये जो फेल हो रहे थे ये लोग पहले वाले, अब इन दोनों ने उसको सुधार दिया। तो अब हमारे पास एक अच्छी सी थ्योरी जनरेट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि अब हम लोग करेंगे क्या। हैरी हेस और आर्थर होम्स का कन्वेक्टिव सेल और हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये पढ़ेंगे अब हम लोग। तो जब ये हम लोग पढ़ लेंगे, इसको एनालाइज कर लेंगे, तब अपने को समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा सीन है क्या, मामला है क्या। तो एक आइडिया डेवलप हो चुका है, एविडेंसेस मिल चुके हैं, बस हमें ड्राइविंग मैकेनिज्म जो अभी तक फेल हो रहा है उसको ठीक कर देना और अपनी कार चलने लग जाएगी। ये है पूरा मामला। तो अब लिखिए। सो नेक्स्ट पेज से लिखना, नेक्स्ट पेज से डेवलपमेंट
Development towards modern theory of plate tectonics. So two developments, यही हम लोग पढ़ेंगे. Two developments. Convection current hypothesis. Convection current hypothesis. sea floor spreading. अच्छा 28 को मेरी अनअकैडमी पे कोई क्लास नहीं है परसों, तो हम 2 घंटे या 2.5 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं ऑप्शनल का, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? वो हम बता देंगे आपको जैसा भी रहेगा, मतलब एक हम सामने बात बता रहे हैं, वो देखेंगे कैसा क्या होता है. तो मे बी जो अनअकैडमी पे जो सेशंस टाइम चल रहा था उसको, वो तो अब चलेगी नहीं क्लास उस दिन, तो हम कुछ करेंगे. ठीक है. तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस. ओके लीना, मतलब हमेशा के लिए कि केवल एक पर्टिकुलर वीक के लिए? मतलब बाद में लाइव आओगे ना? ओके ठीक 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 ठीक. ओके ठीक. सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस. अच्छा हाँ सुनो सब लोग, हम आप सबके साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल का फोल्डर शेयर कर देंगे, मेल कर देंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल का फोल्डर, तो उसी में हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे गूगल ड्राइव का, तो वो आसानी रहेगी. तो जिसका जो जब भी छूटा हो आप लोग देख लेना. ठीक है, तो वो सारा एक जगह पे हमने कलेक्ट कर दिया है, वो आप लोग के साथ हम शेयर कर देंगे मेल पे, नाम दे देंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल फोल्डर, तो देख लेना आप लोग. चलिए, सो दो डेवलपमेंट, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, ये है अपने आर्थर होम्स भैया का. आर्थर होम्स, अरे ठीक है कोई बात नहीं. आर्थर होम्स. ये है हमारा हैरी हेस. और किताब में देखोगे तो डीट्स, DIE डाइट्स, डाइट्स का भी नाम जोड़ा जाता है, लेकिन इतना नहीं, इनका हैरी हेस का ज्यादा बोला जाता है. बट हैरी हेस और डाइट्स, डाइट्स भी नाम लिख लो. अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस आर्थर होम्स की. तो हेडिंग डालिए. पहला जो डेवलपमेंट है कन्वेक्शन, पूरा लिखना आप लोग, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखोगे. कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, नहीं लिख सकते हो शॉर्ट में, कोई ऐसी बात नहीं, आपके नोट्स हैं, जैसा लिखना चाहो. आर्थर होम्स, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, आर्थर होम्स. कुछ बातें लिखो जल्दी जल्दी. द मैंटल इज नॉट स्टेशनरी. द मैंटल इज नॉट stationary. Next, the mantle circulates. The mantle circulates. Next, mantle in many places is, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है. Mantle in many places is molten. It's molten and circulates as convection cells. Convection cells. The size and location of
convection cells may vary. Some are shallow cells, some are shallow cells, and others can be sourced from deep mantle. लिख लेना तो बताना। यहाँ पे एक डायग्राम बना लो। मैंटल को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, ये कोर है, नीचे कोर है। तो मैंने बोला है कुछ शैलो, शैलो मतलब नियर द सरफेस। ये सेल्स बने हुए हैं, कुछ सेल्स नीचे से आ रहे हैं। तो ये जो शैलो सेल्स वाला बोला था मैंने, वो ये वाले हैं। ये यहाँ पे शैलो सेल्स हैं और ये डीप मेंटल से बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। साइज में छोटे भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है छोटे से हो, तो छोटे से हो। ये हैं कन्वेक्शन सेल्स आपके मेंटल में। तो एक बात समझिए, सबसे पहले बात समझिए, मेंटल एज सच अगर बात करी जाए, इज सॉलिड। मेंटल एज सच इज इन सेमी मोल्टेन स्टेट। कई कई जगह पे सॉलिड है, कहीं कई जगह पे लिक्विड है। जैसे इसको कैसे फील करोगे? अगर आपसे कोई पूछे आपका शरीर कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या बोलोगे? आपका शरीर कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है? फंसा दिया सर ने। बताओ। अरे भैया, हमारा शरीर बाहर से कैसा दिख रहा है, सॉलिड है ना। फ्लेक्सिबल है, ये आंसर अच्छा था। फ्लेक्सिबल है। हमारा शरीर बाहर से कैसा दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है ना। बाहर से सॉलिड है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं ये जो बना है, क्या बोला जाता है, आई थिंक 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप फ्रॉम वाटर, राइट। हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो वाटर वाटर से बने हुए हैं, तो मतलब हम तो पानी हो गए। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। कुछ जगह पे पानी ज्यादा है, कुछ जगह पे कम है। कुछ जगह पे मसल्स है, पानी के साथ मिक्स हैं। तो ऐसे एक प्रोपोर्शन में चल रहा है सिस्टम अपना अंदर का। बाहर स्किन है, बोन्स है, मसल्स है, राइट। तो ऐसे ही मेंटल की कहानी है। मेंटल भी ऐसा ही है। मेंटल एज सच अगर हम लोग बाहर से देखें तो हम लोग को सॉलिड दिखेगा। अब ये हम कहना चाह रहे हैं, उसको अगर बाहर से विजुलाइज किया जाए, इट इज सॉलिड, लेकिन समवेयर इन बिटवीन इट इज इन सेमी मोल्टन एंड लिक्विड स्टेट। तो जहां पे ये सेमी मोल्टन और लिक्विड स्टेट में है, वहां पे कन्वेक्शन सेल राइज हो रहे हैं। अब आप लोग को फील हुआ कुछ कन्वेक्शन सेल्स का लॉजिक? कन्वेक्शन सेल्स का लॉजिक समझ में आया अब? ये जानना बहुत जरूरी है कि हर जगह पे आपको कन्वेक्शन सेल नहीं मिलेंगे, कुछ जगह होंगी, वहां पे एक्टिव होंगे। कई जगह पे हो सकता है हजारों लाखों वर्षों बाद
कन्वेक्टिव सेल्स बनने लग जाएं और जो अभी चल रहा है वो सबड्यू हो जाए, खत्म हो जाए, नए जनरेट हो जाए। ये बात है, ये बात है कन्वेक्टिव सेल की। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस, कल इसके बारे में बताएंगे। सी फ्लोर सेकेंड डेवलपमेंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। एनसीईआरटी पढ़ना सब लोग, एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है, आराम से। कुछ ऐड ऑन करना हो, कुछ लिखना हो, कर लेना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस डाल के छोड़ दो, इस पे हम कल लेक्चर देंगे। ठीक, चला जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, अब आप लोग इस लेवल पे आ गए हो, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, सब देखते रहिए। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।